दोस्तों लक्ष्मीकांत के सीरीज में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 3 अधिनियम को बात करेंगे हम। एक 1858 का भारत सरकार अधिनियम और दूसरा 1861 का भारत परिषद अधिनियम और 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 3 अधिनियम को बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको इस लक्ष्मीकांत के बुक को इतने समराइज तरीके से, इतने अच्छे तरीके से पढ़ाता हूँ, शॉर्ट नोट्स की तरह, कि आपको कहीं भी ऐसा नहीं मिलेगा। मैं भी यूपीएससी की तैयारी करता हूँ, एक शॉर्ट नोट्स की तरह पढ़ता हूँ। अगर आपको भी पढ़ना है मेरे साथ तो आप पढ़िए, ठीक है। आपको बहुत मज़ा आएगा, ठीक है। इससे पहले मैंने बहुत सारा वीडियो डाल दिया है, अगर नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, ठीक है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये 1858 का भारत सरकार अधिनियम क्या था। देखिए दोस्तों, यहाँ से कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरी तरह शासन समाप्त हो जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से अब ताज के हाथों में शासन चला जाता है। ताज का मतलब होता है जो ब्रिटेन का राजशाही है, वहाँ का जो राजा है, उसके हाथों में डायरेक्ट शासन चल जाता है। यह कैसे हुआ? तो 1857 का विद्रोह हुआ हमारे भारत में। हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सिपाहियों ने बहुत बड़ा विद्रोह किया अंग्रेज़ों को भगाने के लिए, लेकिन कुछ हासिल हुआ नहीं हमें। क्यों हासिल नहीं है? क्योंकि हमें बहुत लोगों ने साथ नहीं दिया था, अंग्रेज़ों का साथ दिया था, इसलिए कुछ हासिल नहीं हुआ। इसे आप 1857 का विद्रोह हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वहाँ पर पढ़िएगा। यहाँ पर मैं बस थोड़ा सा बताया हूँ, ठीक है। इसके बाद भारत का 1858 का भारत सरकार अधिनियम आता है, इसको सुधारने के लिए, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि इस अधिनियम को क्या बोलते हैं हम? इस अधिनियम को कहते हैं कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम था। क्यों अच्छा बनाने वाला अधिनियम था? क्योंकि अब राजा को पता चल गया था कि अब कंपनी से काम चलने वाला है नहीं, अब हमें ही अपने हाथों में शासन को लेना होगा, ठीक है। इसलिए वह सुधार करने के लिए इस अधिनियम को लाता है, भारत सरकार अधिनियम को लाता है, ठीक है। तो यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गया। भारत को अच्छा बनाने वाला अधिनियम था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम कौन अधिनियम था? तो 1858 का अधिनियम था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल्स में इसलिए बताया ताकि आपको कुछ समझ में आ जाए, ठीक। इसके बाद क्या हुआ कि जो गवर्नर थे, क्षेत्र थे, राजस्व संबंधी शक्तियाँ थी, वह सीधे ब्रिटिश राजशाही को हस्तांतरित कर दिया गया, यानी सीधे ब्रिटिश राजा के पास चला गया। यानी जो ताज था, क्राउन था, उसके पास शासन हाथ में शक्तियाँ चली गई, ठीक है। गवर्नर, क्षेत्र और राजस्व संबंधी सभी शक्तियाँ, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या थी? इस अधिनियम की विशेषताएं की अगर बात करें तो इस अधिनियम की विशेषताएं आपको नीचे दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या विशेषताएं थी। तो देखिए इसकी विशेषताएं यही थी कि जो भारत का शासन था सीधे महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। महारानी विक्टोरिया यहाँ की क्या थी? क्राउन थी, ठीक है। उसके बाद जो था यहाँ के जो पद का नाम था, गवर्नर जनरल का जो पद था, उसको बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। अब हम गवर्नर जनरल नहीं कहेंगे, अब क्या कहेंगे? कहेंगे कि भारत का वायसराय कौन है, ऐसे कहेंगे। पहले हम गवर्नर कहते थे कि भारत का गवर्नर जनरल कौन है, तो ऐसे कहते थे। आप लोग बताइए कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो वही था जो विलियम बेंटिक था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर उस पद को, गवर्नर जनरल के पद को चेंज करके क्या कर दिया गया है? वायसराय कर दिया गया है, वायसराय कर दिया गया है। जो क्या होता था कि भारत में सीधे ब्रिटिश ताज का प्रतिनिधि बन गया, यानी ब्रिटिश ताज का बात मानने लगा, सीधे उसका प्रतिनिधि बन गया, ठीक है। कौन? वायसराय। और भारत का पहला वायसराय कौन बना? भारत के प्रथम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, बंगाल के प्रथम वायसराय कौन थे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो आपको याद होना चाहिए कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह वारेन हेस्टिंग्स था। अगर बात करें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, भारत की बात करें तो विलियम बेंटिक था। अगर पूछेगा भारत के प्रथम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। इस तरह आप इसको याद रखिएगा। तो सबसे पहले इसकी विशेषताएं देखें तो ये सीधे शासन चला गया, भारत के शासन सीधे चला गया महारानी विक्टोरिया के अधीन, पद का नाम बदलकर वायसराय का रख दिया गया, ठीक है। और क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि जो नियंत्रक बोर्ड है और निदेशक कोर्ट है, उसको भी अब हम समाप्त करते हैं। किसको समाप्त कर दिया गया? तो नियंत्रक बोर्ड को, निदेशक कोर्ट को भी समाप्त कर दिया गया। किसको? नियंत्रक बोर्ड और निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको गांठ बांध लीजिए, आपको एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। और यहाँ से क्या हुआ? तो द्वैध शासन प्रणाली जो था, द्वैध शासन प्रणाली यहाँ से समाप्त कर दी गई। तो नियंत्रक बोर्ड को, निदेशक कोर्ट को समाप्त करने वाला अधिनियम कौन था? तो 1858 का अधिनियम था। और द्वैध प्रणाली को भी समाप्त करने वाला अधिनियम कौन था? तो 1858 का अधिनियम था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन में डायरेक्ट नहीं पूछे तो ऑप्शन में जरूर डाल सकता है कि नियंत्रक बोर्ड, निदेशक कोर्ट को समाप्त कर दिया गया था 1858 के अधिनियम में। द्वैध प्रणाली को भी समाप्त कर दिया गया था। तो इसको बहुत देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
ठीक है, यह बुक जो है ना बहुत ही अच्छा है। ठीक है, इसमें पॉइंट दिया हुआ है प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट। और क्या किया गया कि एक नया पद बन गया, उस नया पद का नाम क्या था कि भारत के राज्य सचिव। भारत के राज्य सचिव का एक पद बन गया जो भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। ठीक है, राज्य सचिव पद बन गया जो भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति रखता था। वह कौन होता था सचिव जो था, वह ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था। जो ब्रिटिश कैबिनेट था उसका सदस्य होता था कौन, भारत सचिव सदस्य होता था ब्रिटिश कैबिनेट का। और अंततः क्या होता था कि ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी भी होता था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत के जो राज्य सचिव थे वह किसके प्रति उत्तरदायी होते थे, तो ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी होते थे। वह किसके सदस्य होते थे, तो कैबिनेट का सदस्य होते थे, ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होते थे। इस तरह आप क्वेश्चन को याद रखिएगा तभी आपको क्वेश्चन का हल मिलेगा। ठीक है, फिर क्या हुआ, तो फिर यहाँ से हुआ कि भारत सचिव की सहायता के लिए, जो सचिव बनाया गया उसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। एक 15 सदस्य वाला परिषद बनाया गया। और उस परिषद को हम लोग क्या कहते थे कि सलाहकार परिषद थी। मतलब सलाह देती थी, किसको, सचिव को सलाह देती थी, वह सलाहकार परिषद थी। और परिषद का जो अध्यक्ष होता था वह कौन हुआ, भारत सचिव को ही बनाया गया। एक परिषद बनाया गया 15 सदस्य वाला, उसे सलाहकार परिषद कहते थे। और उस परिषद का अध्यक्ष भी कौन होता था, तो सचिव होता था। ठीक है ना, क्लियर है ना। तो भारत का एक सचिव पद बनाया गया, भारत राज्य सचिव का पद बनाया, उसे एक परिषद का गठन हुआ, सलाहकार परिषद कहा गया। उसका अध्यक्ष कौन था, तो भारत सचिव को बनाया गया। ठीक, फिर क्या हुआ कि इस कानून के तहत क्या हुआ कि भारत सचिव परिषद का गठन किया गया। ये तो हमने ऊपर देख लिया। यह एक क्या थी, निगमित निकाय थी। क्या थी, निगमित निकाय थी, और जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा करने का अधिकार था। ये कैसी निकाय थी, निगमित निकाय थी जिसे भारत और इंग्लैंड में मुकदमा का मतलब होता है क्या, कानून से लड़ाई, मुकदमा करने का अधिकार था, इस पर मुकदमा किया जा सकता था। ठीक है, तो इस तरह हुआ। फिर अगर देखें थोड़ा सा यहाँ पर, तो कह रहा है कि 1858 के कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था। उद्देश्य की बात करता है तो प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना, जो भी प्रशासनिक तरीका था उसमें सुधार करना, और जिसके माध्यम से क्या करना, इंग्लैंड में भारतीय सरकार की अधीक्षण और उसका नियंत्रण हो सके। क्या उद्देश्य था, प्रशासनिक मशीनरी में सुधार करना जिससे कि भारत सरकार का अधीक्षण हो सके, उसका नियंत्रण हो सके। और इसमें भारत प्रचलित शासन प्रणाली में कोई विशेष परिवर्तन भी नहीं हुआ। कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बहुत परिवर्तन हुआ। क्या क्या परिवर्तन हुआ वो तो हमने देखा ही। कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। जो गवर्नर जनरल का पद था उसे भी क्या कर दिया गया, समाप्त करके भारत को वायसराय पद बना दिया गया। भारत का एक राज्य सचिव वाला नया पद बन गया जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। एक संसदीय परिषद भी बनाया गया 15 सदस्य, जो किसका सहायता के लिए, तो सचिव की सहायता के लिए एक सलाहकार परिषद थी, और अध्यक्ष उसका भारत के सचिव ही होते थे। इस तरह हमने देखा। ठीक है, और नियंत्रक बोर्ड और निदेशक कोर्ट को भी समाप्त कर दिया गया। ठीक, तो पूरी तरह हमने समझ लिया है कि 1858 का अधिनियम क्या था। अब चलिए देखते हैं कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम क्या था। यह भी इम्पोर्टेंट अधिनियम है, इसमें भी बहुत चीज़ें की गई है। तो क्या हुआ कि 1857 की महान क्रांति हम सब ने देखा, लेकिन अंग्रेज़ों को अब महसूस होने लगा ब्रिटिश सरकार को कि अब भारतीयों का सहयोग लेना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए उसने क्या किया, सहयोग नीति के तहत 3 अधिनियम पेश किया। एक 1861 का, 92 का और 1909 का 3 अधिनियम पेश किया, क्योंकि अब उसे लगने लगा कि भारतीयों का सहयोग लेना बहुत ही ज़रूरी है, तभी काम चलेगा। और इसके तहत उसने 3 अधिनियम पेश किया सहयोग नीति, 1861, 92 और 1909। इसमें हम 1861 का देखेंगे पहले। तो अगर बात करें 1861 की, तो 1861 का जो भारत परिषद अधिनियम था, ये संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। किसमें महत्वपूर्ण था, तो संवैधानिक और राजनीतिक इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम था। इस अधिनियम में क्या हुआ, तो इस अधिनियम में बहुत इंपॉर्टेंट कार्य हुआ कि जो कानून बनाने की प्रक्रिया थी, यानी जो कानून बनाया जाता है, विधि बनाया जाता है, उसमें अब भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करना शुरू कर दिया गया। भारतीय प्रतिनिधि यानी भारतीय लोगों को भी अब शामिल किया जाने लगा। इसमें क्या हुआ कि वायसराय ने क्या किया कि गैर सरकारी सदस्यों को भी नामित कर सकता था। वायसराय गैर सरकारी सदस्यों को भी नामित कर सकता था, और इस कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। और फिर इसी तरह क्या हुआ कि 1862 में लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग ही तो क्या थे, भारत के वायसराय थे, उसने क्या किया कि 3 भारतीयों को, कौन,
3 भारतीयों को, यानी बनारस के राजा हो गए, पटियाला के महाराजा हो गए और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया था। कहा गया था ना भारतीयों को भी अब शामिल करेंगे कानून बनाने में, तो इसके तहत 3 को शामिल कर लिया गया। एक बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को परिषद में मनोनीत कर दिया। और इतना ही नहीं, और सी चीज़ें यहाँ पर की गई है कि जो मद्रास और बम्बई थी, मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायिका शक्ति पुनः देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। क्या शुरू हो गई? विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। यहाँ से मद्रास और बम्बई को विधायिका शक्ति दे दिया गया। आप याद कीजिए कि मैंने बताया था कि एक अधिनियम में विधायिका शक्ति छीन ली गई थी। वो अधिनियम कौन था? आप लोग कमेंट करके बताइए कि वो कौन सा अधिनियम था जिसमें विधायिका शक्ति को वापस वंचित कर दिया गया था। ठीक है। और यहाँ से क्या हुआ, जब विधायिका शक्ति, जब मद्रास और बम्बई को विधायिका शक्ति दे दी गई, लेजिस्लेटिव पावर दे दी गई, तब यहाँ से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। विकेंद्रीकरण का मतलब वो क्या होता है कि अब डिसेंट्रलाइज हो गया, यानी मतलब लोकल लेवल पर भी शक्ति दे दी गई किसको? प्रेसिडेंसी को। और यहाँ से क्या हुआ कि यह अधिनियम जो था 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था, जहाँ से केंद्रीकरण की प्रवृत्ति उलट दिया। मतलब आप लोगों ने पढ़ा होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, अगर नहीं पढ़ा तो मैंने बताया भी है कि वहाँ पर सबसे पहले केंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई थी। केंद्रीकरण का मतलब होता है कि एक ही हाथ में शासन चला जाता है। तो अब यहाँ से तो विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो केंद्रीकरण की प्रक्रिया का तो ऑटोमेटिक उलट देगा। ठीक है। तो 1773 में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति शुरू हुई थी, जिसे उलट दिया गया, यहाँ से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। और इस तरह क्या हुआ कि यह अधिनियम था। ठीक। और फिर क्या हुआ कि फिर यहाँ से क्या हुआ कि विधायिका विकास की नीति के कारण 1937 तक प्रांतों को संपूर्ण आंतरिक स्वायत्ता हासिल हो गई, क्योंकि यहाँ से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई और संपूर्ण आंतरिक स्वायत्ता हासिल हो गई। कब तक? 1937 तक। ठीक। तो उसके बाद क्या हुआ कि देखिए यहाँ पर और भी चीज़ हुआ कि बंगाल में, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, पंजाब में क्या हुआ कि विधान परिषद का गठन किया गया। क्या किया गया? विधान परिषद का गठन किया गया। बंगाल, उत्तर पश्चिम प्रांत और पंजाब में 3 जगह पर विधान परिषद का गठन किया गया। फिर क्या हुआ कि वायसराय को और भी अधिक नियम और आदेश बनाने की शक्ति प्रदान कर दिया गया कार्य संचालन के लिए। क्या किया गया कि तो और अधिक शक्ति दे दी गई किसको? वायसराय को, कि आप और अधिक काम कीजिए, आदेश बनाइए, आदेश कीजिए, नियम बनाइए। ठीक है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट बात जो क्वेश्चन पूछा हुआ है भाई, कि पोर्टफोलियो प्रणाली कौन शुरू किया था, कब शुरू किया था, किस अधिनियम में शुरू हुआ था? तो पोर्टफोलियो प्रणाली को लॉर्ड कैनिंग ने 1859 में शुरू किया था। यह कौन सा अधिनियम है? तो यह अधिनियम है 1861 का। ठीक है। 1861 का भारत परिषद अधिनियम है। तो इसके द्वारा ही पोर्टफोलियो प्रणाली को शुरू किया गया था। यह प्रणाली क्या था? तो इसमें क्या था कि वायसराय की परिषद का एक सदस्य या एक से अधिक सदस्य सरकारी विभागों का प्रभारी बन सकता था। यही था पोर्टफोलियो प्रणाली की परिषद में वायसराय की परिषद का एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभाग के प्रभारी बन सकता है और विभाग में काउंसिल की ओर से अंतिम आदेश भी पारित कर सकता है, यानी उसे अंतिम आदेश पारित करने का भी अधिकार था। तो पोर्टफोलियो प्रणाली किस एक्ट के द्वारा? 1861 के एक्ट के द्वारा, याद रखिएगा। और क्या हुआ कि इसके द्वारा वायसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संतुति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिल गया। अध्यादेश का मतलब होता है ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार मिल गया किसको? वायसराय को। किस एक्ट के द्वारा? 1861 के एक्ट के द्वारा। और इस अध्यादेश की अवधि कितनी थी? तो 6 माह तक, 6 माह तक अवधि थी। ठीक है। तो हमने 1861 के अधिनियम में क्या क्या चीज़ देखा, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हमने देखा, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने देखा यहाँ से कि भारत में कि भारतीय सदस्यों को भी क्या किया जाने लगा, तो कानून बनाने की प्रक्रिया में शामिल किया जाने लगा। फिर तीन भारतीयों को, बनारस के राजा, पटियाला के राजा, फिर शामिल कर दिया गया, विधान परिषद में मनोनीत कर दिया गया। फिर मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायिका शक्ति वापस दे दी गई और यहाँ से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। और फिर क्या हुआ? बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, पंजाब में क्या हुआ कि विधान परिषद का गठन हुआ। फिर क्या हुआ कि अधिक नियम और आदेश बनाने के लिए वायसराय को शक्ति दे दी गई। पोर्टफोलियो प्रणाली यहाँ से शुरू हो गया, जिसके अंतर्गत एक सदस्य एक या अधिक सरकारी विभागों का प्रभारी बन सकता था। उसे अंतिम आदेश पारित करने का भी अधिकार था। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपातकाल में बिना काउंसिल की संतुति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार किसको मिल गया? तो वायसराय को मिल गया। तो ये हमने देखा 1861 का अधिनियम। अब चलिए देखते हैं कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम क्या था। तो यह भारत परिषद अधिनियम क्या था? तो इसमें क्या हुआ कि संख्या बढ़ा दी गई,
गैर सरकारी सदस्य जो था उसकी संख्या को बढ़ा दिया गया। कहाँ पर? केंद्रीय और विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। अब मतलब और अधिक संख्या में लोगों को हासिल शामिल किया जाने लगा गैर सरकारी सदस्यों का। लेकिन बहुमत अभी भी सरकार का था, ब्रिटिश सरकार का था। किसका बहुमत था? तो अभी भी ब्रिटिश सरकार का था। लेकिन संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन अभी उतना नहीं बढ़ाया गया था जितना बहुमत ब्रिटिश बहुमत को मात दिया जा सके। ठीक है, अभी भी बहुमत किसका था? ब्रिटिश सरकार का था। ठीक, तो यहाँ से संख्या बढ़ाया जाने लगा। फिर क्या हुआ कि विधान परिषद के कार्य में भी वृद्धि किया जाने लगा। मतलब कि संख्या तो बढ़ाया गया, साथ में कार्य में भी वृद्धि किया जाने लगा। यानी कि क्या हुआ कि बजट पर बहस करने का भी अधिकार मिल गया, कार्यपालिका के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी अधिकृत किया गया। तो कार्य में वृद्धि कर दी गई। उसके बाद क्या? गैर सरकारी सदस्यों की संख्या भी बढ़ाई गई। ठीक, उसके बाद हुआ कि केंद्रीय विधान परिषद और बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के नामांकन कौन कर सकता था? तो वसराय को शक्ति था कि आप विधान परिषद में बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स में गैर सरकारी सदस्यों के लिए नामांकन कौन कर सकता? तो वसराय कर सकता था। इसके अलावा अगर बात करें प्रांतीय विधान परिषद में, तो गवर्नर को यह अधिकार था। लेकिन वह किसके सहायता से करता था? तो किसके सहायता से? तो जिला परिषद की सहायता से, नगर पालिका के सदस्य की सहायता से, और विश्वविद्यालय की सहायता से, व्यापार संघ, जमींदार की सहायता से, सिफारिशों पर क्या करता था? गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्त करने की शक्ति रखता था। कौन? गवर्नर रखता था। लेकिन अगर विधान परिषद में अगर बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स की बात करें तो उसमें गैर सरकारी सदस्यों का नामांकन कौन कर सकता? तो वसराय को शक्ति थी। लेकिन प्रांतीय लेवल पर कौन कर सकता था? तो गवर्नर कर सकता था। लेकिन किसके सिफारिश पर? जिला परिषद, नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ और जमींदार चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सिफारिश पर कर सकता था नियुक्ति। ठीक है, इस अधिनियम ने क्या किया? इस अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद में दोनों में गैर सरकारी सदस्यों को नियुक्ति के लिए एक सीमित और परोक्ष चुनाव का नियम लाया। ठीक है, कहाँ पर? चुनाव की व्यवस्था किया। केंद्रीय और गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या किया? चुनाव की व्यवस्था को लाया। यहाँ से देखिए, एक चुनाव के रूप में चुनाव का प्रावधान किया। हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। इस अधिनियम में चुनाव शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, और इसे निश्चित निकाय की सिफारिश पर ही की जाने वाली नामांकन की प्रक्रिया कहा गया। एक निश्चित निकाय की प्रक्रिया से नामांकन की जाने वाली प्रक्रिया कहा गया। तो याद रखिएगा, यह कितना इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में गांठ बांध लीजिए कि जो केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद था, दोनों में जो गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया थी, एक सीमित रूप से, एक परोक्ष रूप से किसके रूप में था? तो एक चुनाव के रूप में ही था कि चुनाव कराया जा रहा है। हालांकि चुनाव शब्द का प्रयोग किया नहीं गया है। पूछेगा कि चुनाव की तरफ प्रावधान किया गया किस अधिनियम में? तो वह था कौन सा? 1892 का अधिनियम। अगर एक शॉर्ट लाइन में अगर समराइज करें तो 1892 का अधिनियम क्या था? तो केंद्रीय प्रांतीय विधान परिषद में क्या हुआ? गैर सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई, कार्य में वृद्धि किया गया, बजट पर बहस करने का, कार्यपालिका के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए अधिकृत किया गया। दो चीज़ों को याद है, बजट पर बहस करने का अधिकार किस में मिला? 1892 का अधिनियम में। फिर पूछा कि विधान परिषद में किसको अधिकार था गैर सरकारी सदस्यों को नामांकन करने? तो वसराय को था। प्रांतीय परिषद में किसका था? तो गवर्नर जनरल को था। किसकी सहायता? नगर पालिका, विश्वविद्यालय, व्यापार संघ और जमींदारों की सहायता से। और केंद्रीय प्रांतीय विधान में जो गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हुई थी, यह एक प्रकार के सीमित और परोक्ष रूप से क्या था? चुनाव की तरह प्रक्रिया था। लेकिन चुनाव शब्द का प्रयोग 1892 में नहीं किया गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? तो हमने सबसे पहले 1858 का अधिनियम देखा। क्या देखा? 1858 का अधिनियम देखा। इसको भारत का शासन का अच्छा बनाने वाला अधिनियम कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। इसके तहत महारानी विक्टोरिया का अधीन शासन चला गया। पद का नाम बदल कर वसराय कर दिया गया। और भारत के प्रथम अफसर लॉर्ड कैनिंग बना। नियंत्रक बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। राज्य का सचिव का नया पद सृजन हुआ। और भारत के प्रशासन संपूर्ण नियंत्रण किसको थी? जो वसराय की थी। बोले किसको थी? भारत के सचिव को थी। फिर क्या हुआ कि जो सचिव था ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था, संसद के प्रति उत्तरदायी होता था। ब्रिटिश संसद के 15 सदस्य के लिए एक सलाहकार परिषद भी बनाया गया, जिसका अध्यक्ष सचिव ही होता था। और इस कानून के तहत भारत सचिव पद का सृजन हुआ, जो कि एक निगमित निकाय थी और भारत में इंग्लैंड मुकदमा करने का अधिकार था। ठीक है, फिर 1861 का हमने देखा। 1861 में क्या हुआ कि एक सहयोग की नीति लाया गया 1861, 92 और 1909 में। ठीक, और इस 1861 में क्या किया गया? इस 1861 में किया गया कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीयों को भी शामिल किया जाने लगा। गैर सरकारी सदस्यों को नामांकन कर सकता था वसराय। और 3 भारतीयों जैसे कि बनारस के राजा, पटियाला के राजा सरदिनकर राव को परिषद में मनोनीत किया गया। और मद्रास बम्बई के प्रेसिडेंसी को विधायी शक्ति फिर से दे दी गई। यहाँ से विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई। पूछेगा कि विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरू हुई थी? तो 1861 के अधिनियम के द्वारा शुरू हुई थी।
और किसने मतलब 1773 के केंद्रीकरण को प्रवृत्ति को उलट दिया, तो वह 1861 का ही यही था, ठीक है, अधिनियम। फिर बंगाल में, उत्तर पश्चिम प्रांत में, पंजाब में एक क्या हुआ, एक विधान परिषद का गठन भी हुआ। फिर वसराय को परिषद में अधिक शक्ति दे दिए गए नियम और आदेश बनाने के लिए। पोर्टफोलियो प्रणाली कहाँ से शुरू हुआ था, 1861 से शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद वसराय को आपातकाल में बिना काउंसिल की संस्तुति के आदेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा मिला था, 1861 के अधिनियम के द्वारा मिला। और इस तरह हमने ये 3 अधिनियम बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से हमने पूरा कर लिया है। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।